नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, खुलासा हालिया है। आज का प्रदेश है हरियाणा, जिला है पानीपत। वहाँ एक घटना घटी 15 दिसंबर 2021 को। पानीपत शहर के मकान परमहंस कुटिया के भीतर पानीपत के बड़े कारोबारी विनोद भराड़ा को एक व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी। उन्हें 2 गोलियां मारी गईं। पत्नी ने बाहर निकलकर शोर मचाया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, घर को घेर लिया गया और मारने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वेपन से यानी आला कत्ल यानी जिस पिस्टल से उनकी हत्या हुई थी वो भी बरामद हो गई। मोहल्ले वालों ने उसको गिरफ्तार करके पुलिस को बुला के पुलिस के सुपुर्द कर दिया और बहुत वाहवाही हुई। अखबारों में निकला कि साहब मोहल्ले वालों ने बड़ी हिम्मत दिखाकर एक हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। हत्यारे का नाम भटिंडा का रहने वाला देव सुनार उर्फ दीपक था। पुलिस को घरवालों ने और बताया कि 5 अक्टूबर 2021 को जब विनोद भराड़ा पानीपत की परमहंस कुटिया के अपने दरवाजे के बाहर गेट पर बैठे हुए थे, तभी देव कुमार उर्फ दीपक अपनी गाड़ी से आया और उसने पूरी स्पीड में विनोद भराड़ा को टक्कर मार दी। विनोद भराड़ा को शायद आती हुई गाड़ी के इंटेंशन को 2, 4, 6 सेकंड पहले उन्हें आभास हुआ। उन्होंने उछल के दूसरी तरफ कूदने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो गाड़ी की चपेट में आ गए और उनकी दोनों टांगें टूट गईं। एक्सीडेंट में तो आने जाने वाले लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, भीड़ आ गई और देव सुनार की गाड़ी का नंबर लोगों ने नोट कर लिया। विनोद भराड़ा के चाचा ने गाड़ी चालक के विरुद्ध FIR लिखवाई। पुलिस ने भटिंडा के रहने वाले देव सुनार और दीपक को गिरफ्तार कर लिया। घटना के 15 दिन बाद अब एक्सीडेंट में सामान्य रूप से जमानत जल्दी हो जाती है, जमानत जल्दी हो गई और देव सुनार ने किसी के माध्यम से विनोद भराड़ा, जो घर में ही अपने दोनों टांगों में प्लास्टर लगवाए हुए रहते थे, उनसे बातचीत करके सुलह समझौते की बातचीत की कि हम इसका आपके इलाज का खर्चा दे देंगे, जो सामान्य रूप से एक्सीडेंट में लोग करते हैं कि साहब इलाज का पूरा खर्चा दे देंगे, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन ये कंप्लेंट अपनी वापस कर लीजिए और हमारा नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। इस तरह की बातें लगभग सभी एक्सीडेंट्स में, जिन एक्सीडेंट में लोग घायल होते हैं, इस तरह के समझौते की बात की जाती है और वकील भी यही कहते हैं कि भैया कोई सुलह समझौता करके ले दे के मामले को ख़त्म करो। मुकदमा चलेगा तो किधर ऊँट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। ऐसी ही एक समझौते की कोशिश देव कुमार उर्फ दीपक ने की, लेकिन विनोद भराड़ा ने बिचौलियों को, यानी जो बातचीत कराने आया था, उसको बुरी तरह से मना कर दिया। फिर एक दिन देव सुनार स्वयं आया और उसने कहा कि साहब मैंने कहलवाया था और मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था और काहे को इससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, दुनिया जहान की बातें उसने की। लेकिन फिर भी विनोद भराड़ा अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा मैं किसी कीमत पे समझौता नहीं करूँगा, पता नहीं प्लास्टर कटने के बाद कभी मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। इस तरह की बातें उसने की। वहाँ से जाते समय देव सुनार ने कहा तो फिर अंजाम भुगतने को तैयार हो।
और फिर ये घटना हुई 15 दिसंबर 2021 को। देव सुनार घर के भीतर पिस्टल लेकर घुसा, उसने 2 गोलियां मारी, पत्नी ने बाहर हल्ला किया, मोहल्ला इकट्ठा हुआ और देव सुनार मौके पर रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस को भी इस कहानी में कोई ऐसा झोल नजर नहीं आया। पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर्ड थी 5 अक्टूबर 2021 की एक्सीडेंट की घटना की। पूरे मोहल्ले ने उसको पकड़ा था, मारा पीटा था, पिस्टल रिकवर हुई थी, पुलिस आके उसे ले गई थी, शव का पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें भी मौत का कारण गन शॉट इंजरी ही दिखाई गई थी। तो सब चीज़ें अपनी अपनी जगह फिट बैठ रही थी। पुलिस ने देव सुनार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घर में विनोद भराड़ा की पत्नी निधि भराड़ा और एक छोटी बच्ची, उनकी लड़की, ये भर थे। अभी करीब 15 दिन पहले पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो क्लिप्स आई। ये नंबर ये व्हाट्सएप ऑस्ट्रेलिया के किसी नंबर से आया था। पुलिस ने इसकी जांच कराई। एसपी ने अपने जो साइबर सेल है उसको भेजा और उसकी जांच कराई तो ये पता लगा कि मृतक विनोद भराड़ा का सगा छोटा भाई प्रमोद भराड़ा, उसने ये व्हाट्सएप भेजे हैं। उसने बताया है कि बड़ी मुश्किल से विनोद भराड़ा की जहां हत्या हुई थी तो उसके कमरे के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, जो उसका बॉक्स होता है रिकॉर्ड करने वाला, उससे हमको मिली है और मैं आपको भेज रहा हूं। इससे ये साफ है कि विनोद भराड़ा की हत्या के दिन उसके हत्या की जानकारी उसकी पत्नी और उसके आशिक जिम ट्रेनर दोनों सुमित, इन दोनों की साजिश से मेरे भाई की हत्या हुई थी। जैसे ही ये पता लगा कि ये दीपक का व्हाट्सएप नंबर है और उसने ये भेजा है, पुलिस ने उस सीसीटीवी की गहराई से जांच की। अब देखिए सीसीटीवी में दिखाई क्या पड़ रहा है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था कि विनोद के पिता सुरेंद्र भराड़ा वो विनोद से मिलने के लिए उसके घर आए। उनके घर से जाने के ठीक 1 मिनट बाद देव सुनार निवासी, जो पंजाब का बठिंडा का मैंने बताया था, कि वो घर में घुसा। पहले वो बहुत धीमी कदमों से चलता हुआ गली में आया और सीधे घर में घुस गया। घर में घुसते ही उसने कदमों की आहट को भी कम कर दिया। बहुत धीरे धीरे घर के भीतर दाखिल हुआ और बहुत आराम से उसने बिना आवाज किए दरवाजे को बंद कर लिया। इसके बाद वो बहुत धीरे धीरे चलता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ाया, जहां किचन में विनोद की पत्नी निधि थी। उनसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली, हाथ जोड़कर इशारा करके नमस्ते किया और निधि ने भी नमस्ते का जवाब गर्दन हिलाकर किया। कतई उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जेस्चर उसने उसके उस नमस्ते को एक्सेप्ट करने का दिया। इसके बाद उसने हाथों से ही इशारा किया निधि ने कि विनोद किस कमरे में है। कोई आवाज नहीं है, सिर्फ हाथों से इशारा हुआ। उसके बाद देव सुनार ने भी इशारा किया कि घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। दोनों लोगों की ये इशारा उसमें सीसीटीवी फुटेज में बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसने सिर्फ ये इशारे से पूछा कि विनोद अकेला है कि विनोद के पास कोई बैठा हुआ है। इशारे से ही निधि ने बताया कि वो अकेला बैठा हुआ है।
जैसे ही ये पुष्ट हुआ देव सुनार को कि वो अकेला बैठा है, सीधा वो विनोद के कमरे में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, निधि तुरंत किचन से देव के वारदात करने के बारे में, यानी वहाँ से वो जब झांकते हुए आती है तो ये देखती है कि उसने पिस्टल निकाल ली है। पिस्टल देखते ही वो भाग के बाहर चली जाती है, जबकि उस समय तक गोली नहीं चली थी। गोली की आवाज़ सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुई थी। अगर वो निर्दोष थी या अगर उसका कोई इसमें हाथ नहीं था, तो पिस्टल देखते ही उसे भीतर जाकर देव कुमार से संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन वो सीधे बाहर की तरफ भागी। बाहर की तरफ जाने के बाद शोर मचाना उसने शुरू किया और स्थानीय लोग घर के भीतर दाखिल हो गए, जिन्होंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर बदमाश को वार्निंग दी कि खबरदार, तुम बाहर निकलोगे, भीड़ बहुत है, मारे जाओगे, अपना असलहा फेंक कर सामने आ जाओ। और जब ये लोग वार्निंग दे रहे थे, उसके केवल 20 सेकंड या 25 सेकंड, यानी यूं कहें कि निधि के चिल्लाने के, जब उसने शोर मचाना शुरू किया है, उसके 3-4 सेकंड पहले ही 2 गोलियों की आवाज़ रिकॉर्ड होती है सीसीटीवी में, यानी 2 गोलियां देव ने उसको मार दिया। उस समय जब निधि बाहर निकलकर भाग गई, पीछे पीछे उसकी बेटी भी गई, और बाहर जाकर निधि ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पब्लिक ने उसको शोर मचाने पर उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। ये सीसीटीवी फुटेज में ये दास्तान दिखाई गई। उन्होंने फौरन सुमित और इसके बाद जो नंबर सीडीआर से, चूंकि पहले मौके पर पकड़ा गया था और असलहा मिल गया था, गोली चली थी, कारण पता था कि पहले एक्सीडेंट हुआ है और इसने समझौता करने की कोशिश की है, विनोद भराड़ा ने समझौता करने से मना कर दिया, तो किसी को कोई डाउट नहीं था, इसीलिए बहुत छानबीन इसमें नहीं हुई। 2.5 साल बाद भी जो उस समय निकलवाई गई सीडीआर थी, उस सीडीआर में देखा गया तो पत्नी की बहुत ढेर सारी, यानी निधि भराड़ा की बहुत ढेर सारी बातचीत जिम ट्रेनर सुमित से हुई थी। पुलिस ने 7 जून को, इसी 7 जून 24 को आरोपी सुमित उर्फ बंटू निवासी गोहाना को सेक्टर 11/12 की मार्केट से हिरासत में ले लिया। सुमित और निधि भराड़ा, इन दोनों से थाने पर सख्ती से पूछताछ की गई। फिर वही थोड़ा सा पुलिस को अपना दम लगाना पड़ा, कुछ श्रेणीबद्ध पूछताछ की गई, लेकिन बहुत देर तक ये टिक नहीं पाए और इन्होंने पूरी बात पुलिस के सामने उगल दी। पुलिस के मुताबिक सुमित के प्रेम में डूबी निधि ने पति की संपत्ति हड़पने के लिए और सुमित के साथ सारा जीवन बिताने के लिए ये साजिश रची थी। पूरी साजिश की रचनाकर्ता या पूरी साजिश की रचने वाली विनोद भराड़ा की हत्या की उसकी पत्नी निधि भराड़ा ही थी। उसने ही देव को 20 लाख रुपए में ये सौदा तय किया कि तुम इस तरह से मारो कि अगर एक्सीडेंट में वो मर भी जाए, तुम पकड़ भी जाओ, तो बहुत जल्दी ज़मानत हो जाती है। 10 लाख हम पेशगी दे रहे हैं और 10 लाख मारने के, अपना काम करने के बाद। लेकिन काम पूरा हुआ नहीं, अधूरा हुआ, उसकी सिर्फ पैर टूटे। निधि ने फिर देव सुनार को कहा कि जाके उससे बातचीत के बहाने उसे गोली मारो, क्योंकि वही एक तरीका है
जिसमें श्योर शॉट श्योर डेथ है। देव कुमार गया उससे बातचीत करने के लिए, लेकिन जब वो बातचीत करने के लिए गया था, सूचना के मुताबिक वो अकेला था उस समय। उसने सोचा था कि बातचीत के बहाने जाएंगे और गोली मारकर चले आएंगे, लेकिन जब वो घर के भीतर पहुंचा, हाल चाल लेने वाले 2 रिश्तेदार भी मौजूद थे। इसलिए वो ये कह के कि गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना, वापस आ गया। और तब निधि से कहा कि एकदम पक्के तौर पर बताया कि मैं पास में ही फला जगह रहूंगा, एकदम पक्के तौर पर कोई भी व्यक्ति घर में न हो तो बता देना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इस काम के बदले निधि ने कहा कि 10 लाख रुपए पहले बयाने के जो बाकी हैं, जिसमें पेशगी हमने दी है, और पूरा काम करने के 20 लाख और, यानी 30 लाख रुपए तुम्हें दूंगी, लेकिन अब की बार काम अधूरा नहीं, पूरा होना चाहिए। पुलिस ने दोनों की बातचीत का डाटा इकट्ठा किया, सारे सबूत इकट्ठा किए। और देखिए, इसमें सबसे गंभीर बात ये हुई कि हत्या के तुरंत बाद जब पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी जल गई, तो वो सुमित के साथ ही मनाली चली गई और उसने कहा कि देखा मेरा कमाल। वो भी पुलिस ने पकड़ लिया जिसने मारा था। अब अगर वो नाम बताएगा भी मेरा, तो पुलिस कहेगी कि तुम मौके पे पकड़े गए हो, तुम्हें तो कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। हालांकि पुलिस को उस समय उसके कॉल डिटेल से ये कंफर्म करना चाहिए था कि क्या इसकी बातचीत इसकी पत्नी निधि बराड़ा से होती है कि नहीं होती। लेकिन अब चूंकि मौके पे पकड़ा गया था, तमाम फिंगरप्रिंट मैच हो रहे थे, तमाम चीज़ें मिल गई थी, तो बाकी किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उसकी CDR में दरअसल क्या ऐसा छिपा हुआ है जिससे हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। और जब ये उसके भाई ने CCTV फुटेज भेजी, तब एक बार पुलिस की आंख खुली और तब जाकर इस घटना के असली रहस्य का पर्दा उठा। पुलिस ने दोनों को, सुमित और विनोद बराड़ा की पत्नी निधि बराड़ा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और इस समय ये हत्याकांड, जब ये हत्या हुई थी उसके 2.5 साल बाद बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चा में है, क्योंकि पत्नी के बारे में भी उसके लोग जानते थे। विनोद का बहुत बड़ा ग्रुप था, मतलब सोशल सर्किल बहुत बड़ा था, उसको भी लोग अच्छी तरह जानते थे। आज की घटना देखिए, आज की घटना में एक जिम ट्रेनर और शादीशुदा महिला के बीच प्रेम प्रसंग के कारण एक निरपराध पति की हत्या हो गई। निधि प्रतिदिन जिम जाती थी, हर दिन, और जिम जाते जाते जिम ट्रेनर से उसके संबंध हो गए। जब वहां पर वो दोनों लोग अपना प्रेम प्रसंग चलाया करते थे, तो उनको पब्लिक की भी नजरों से 2-4 होना पड़ता था। ये तो फला है, ये तो फला है। निधि ने दिमाग लगाया, उसने कहा ऐसा करिए कि ये 2 इक्विपमेंट मैं खरीद देती हूं, अपने घर पे लगवा लेती हूं। मैं जिस दिन ना आऊं जिम में, उस दिन तुम आकर हमें घर पर ये ट्रेनिंग करा दिया करना। ये लोगों की आंख में या घर वालों की आंख में या विनोद की आंख में धूल झोंकने के लिए ये 2 इक्विपमेंट लाकर घर में रखे गए। खरीदा निधि ने ही और घर में लगवा दिया। विनोद जब जब बाहर अपने कारोबार के सिलसिले में जाता था, तो ट्रेनर घर में ही निधि को ट्रेनिंग कराता था, जिम ट्रेनर। आप समझ ही गए होंगे। और थोड़े थोड़े दिन पर घर में पार्टी होने लगी। पार्टी का इंतजाम
करता धरता कह लें। पैसा नहीं खर्च करता था, पैसा तो निधि ही देती थी। इसको बुलवाना है, उसको बुलाना है, खाने का ये इंतज़ाम करेगा, पीने का वो इंतज़ाम करेगा, इन फैमिलीज़ को आना है। हर 15-20 दिन पे एक छोटी मोटी पार्टी, शराब पार्टी अरेंज करता था। और इस अरेंजमेंट के बहाने, लेकिन जब ये अरेंज होता था उस समय विनोद या तो शाम को या सुबह या देर रात में उसको घर आना होता था और उसे बता दिया जाता था कि शाम को पार्टी है, थोड़ा जल्दी आ जाना। और दोपहर से उस पार्टी के इंतजाम में जिम ट्रेनर लगा रहता था। सुमित का घर में आना जाना, फ्रीली आना जाना, इसको फैसिलिटेट करने के लिए या विनोद की आंख में धूल झोंकने के लिए उसी से ये सब इंतजाम कराया जाता था, ताकि जब विनोद आए तो वो देखे कि अरे भाई इसने तो बड़ा बढ़िया इंतजाम कर रखा है, पूरा दिन बेचारा इसी में लगा रहा। बेचारा सुमित और निधि किसी न किसी बहाने पूरा दिन घर पर रहते थे। अब विनोद ने कभी इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया, विनोद तो दुनिया से चले गए, लेकिन ये यक्ष प्रश्न जरूर है कि सवेरे जिम में जाना और 3 घंटे बाद लौटना, कौन सा ऐसा काम जिम में है? शादीशुदा महिला जिसके बच्चे भी हैं, घर है, बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, वो 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जिम में क्या कर रही है? ठीक है, कोई शंका न व्यक्त करता, कम से कम ये पूछ लेता कितने बजे निकलोगी, हम लेने आएंगे। या फिर वहां पास से गुजरता और कहता कि तुम कहाँ हो, जिम में हो तो मैं नीचे खड़ा हूं, मैं आ जाता हूं लेने। तो थोड़ा सा दिमाग में डर, भय, हया, संकोच कुछ तो दिमाग में आता जरूर, लेकिन विनोद ने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर जब घर में ट्रेडमिल लगवा ली गई और 2 एक इक्विपमेंट जो लगवा लिए गए, उसके लिए भी ये नहीं पूछा कि भाई जब जिम जाती हो तो इसको घर पे लगाने की क्या ज़रूरत है। या हो सकता है पूछने पर उसने कहा हो कि कभी कभी नहीं जा पाते हैं, देर रात कहीं शादी से आए, कहीं पार्टी से आए और सवेरे उठकर नहीं जा पाए, तो ऐसे में मैं सुमित को घर ही बुला लेती हूँ, क्योंकि जिम की या रियाज वर्जिश जिसे कहते हैं पुराने ज़माने के लोग, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। और उसकी इस बात पर विनोद ने यकीन भी कर लिया कि हाँ बात तो सही कर रही है, लेकिन कभी कभार बीच में घर पर आना चाहिए था। हो सकता है ये बात पहले पता लग जाती और नौबत यहाँ तक नहीं आती। तो ये विनोद के पार्ट पर बड़ी लापरवाही थी, बहुत बड़ी लापरवाही। और सुमित घर में जब उसका इतना फ्री एक्सेस हो गया तो उसे घर के पैसे, रुपए, धन, दौलत, जायदाद सबका अंदाज लग गया। कितने मकान, कितनी दुकानें, कितने प्लॉट, कितना अकाउंट में रकम, सब धीरे धीरे करके उसने उससे जान लिया। और तब उसे उकसाना शुरू किया कि इसके रहते कब तक हम लोग छिप छिप कर मिलेंगे, कोई परमानेंट इंतज़ाम करो, इसको रास्ते से हटाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हुआ तो मेरा हो जाएगा। यही बात बार बार समझाने पर शातिर निधि की बात समझ में आ गई। उसने देवसुनार को लाखों रुपए दिए। देवसुनार को मिलवाया सुमित नहीं था कि डेयरिंग लड़का है, मेरे जिम पर आता है और उससे बात कर लो, वो ये सब काम करा देगा। देव से बात हुई, मारने के 20 लाख रुपए। काम पूरा नहीं हुआ या आधा काम हुआ तो 10 लाख की पेशगी में काम चल गया। अगला काम करने के लिए 20 लाख और पहले वाले मसले की जो शेष धनराशि है 10 लाख हो, यानी 30 लाख रुपए में उसे ये काम करना था। काम पूरा इसलिए नहीं हुआ कि वही उसके आने का हल्का सा अंदाज़ा 3-4 सेकंड पहले लगा। उछलने की कोशिश की तो चोट सिर्फ जांघ और उसके नीचे पैरों में लगी। और शातिर महिला ने ये सोचा
कि ये आ गया है, हाथ में पिस्टल हमने देख ली है, अभी ये मारेगा। इसके पहले ही अगर मैं बाहर शोर मचा के इसको पकड़वा दूंगी तो फिर कोई ये बताने वाला नहीं होगा कि ये काम किसने कराया है और कितने पैसे में कराया है। और इस अपने इस प्लान में, अपने इस प्रोग्राम में वो सक्सेसफुल भी हो गई। 2.5 साल तक पुलिस ने बस देव सुनार पर पूरा ठिकरा फोड़ा, चार्जशीट सबमिट की, जेल भेज दिया, और हो सकता है जमानत की कोशिश भी किसी ने न की हो सिवा देव सुनार के घर वालों ने। उसने ये कभी नहीं सोचा कि घर की रिकॉर्डिंग भी कहीं रखी जा सकती है। हुआ यूं था कि उसने उस जो बॉक्स था उसको निकाल कर उसकी जगह एक नया एम्प्टी बॉक्स लगा दिया था। जब पुलिस वाले घटना के तुरंत बाद आए तो उन्होंने कहा, साहब वो खराब हो गया था, नीचे गिर गया था, उसको मैंने फेंक दिया और ये नया इस पे लगवाया है, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हो पाई। मुझे बुलाकर दिखाना था लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। इस तरह का कोई झूठ। असल में पुलिस ने भी ज़्यादा जानने की कोशिश इसीलिए नहीं की कि हत्यारा मौके पर पकड़ गया है, मैं आला कत्ल के, मैं पिस्टल के पकड़ गया है। उसमें और कुछ जानने के लिए और कुछ कोई चीज़ बची थी नहीं, इसलिए बहुत जोर नहीं दिया गया। वो लाकर रख दिया गया। भाई अपने भाई की मृत्यु पर आया, उसे सामानों में ढूंढते ढांढते किसी बक्से में वो दिखाई पड़ गया डीवीआर। वो उसको चुपचाप उसने वहां से निकाला और अपने किसी दोस्त के यहाँ उसे रखवा दिया कि इसको मिलेगा तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे और हम कभी फुर्सत में आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको भी बहुत कम डाउट था। थोड़ा थोड़ा 2, 4, 6 महीने पे उसे ये लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, देव सुनार ने अगर कुछ किया होगा तो जरूर किसी न किसी के इशारे पे। पुलिस से उसने कई बार कहा कि साहब इसको जरा डीपली इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये केवल एक एक्सीडेंट का फैसला या उसकी सुलहनामा न करने के कारण कोई किसी को मार देगा, ये बात समझ में कम आती है। लेकिन पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अभी 20-25 दिन पहले जिस दोस्त के पास वो डीवीआर रखी हुई थी, उसने फ़ोन करके बताया कि यार डीवीआर कहो तो एक बार हम चेक कर लें। उसने कहा हाँ भाई चेक करा लो। डीवीआर की रिकॉर्डिंग चेक करते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने पूरी रिलीवेंट क्लिप व्हाट्सएप के जरिए, जितने एमबी से ज़्यादा की नहीं भेज सकते, 4-5 टुकड़ों में विनोद के भाई को भेज दी। विनोद के भाई ने जब देखा वो भी हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन जो एसपी थे उस समय उनको बताया, पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत को, उनको भेजा। पुलिस ने भी देखा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस ने फौरन उसको आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद असली मुलजिम को या असली लोगों को गिरफ्तार किया। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, कम से कम 150 अपराध के बारे में तो कह ही चुका हूँ कि जब भी घर में फ्री एक्सेस दी जाएगी और ऐसी घर में जहाँ पर महिलाएं और लड़कियां हैं, तो ये सब होना बहुत लाजिमी है। नहीं देना चाहिए, कोई भी हो, कितना भी सगा हो, कितना भी नज़दीक हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन फ्री एक्सेस तो बिल्कुल नहीं। आइए, नाश्ता पानी करिए, जब मेल मौजूद हो हाल चाल लीजिए, निकल जाइए। लेकिन विनोद की गैर मौजूदगी में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे घर में रहना, ऐसा नहीं था कि विनोद को ये बात पता नहीं लगती थी, पता जरूर लगी होगी, क्योंकि पड़ोसी, उनका ध्यान इसी पर रहता है, कौन कितने बजे आया और कितने बजे निकला। किसी न किसी के थ्रू, किसी अननोन व्हाट्सएप से कहीं न कहीं से सूचना दी गई होगी, लेकिन फिर भी विनोद ने ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि विनोद ने न तो इन सब बातों को समझा और न समझने की कोशिश की कि घर में महिला है, एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, जवान महिला है, पत्नी है, और एक आदमी रोज वहीं जिम की ट्रेनिंग करा रहा है। अगर उसने समझने की कोशिश की होती तो वो जान से हाथ नहीं धोता। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।